जरूरी फाइनेंशियल प्लानिंग उतनी ही जरूरी है जितना कि आपका हेल्थ चेकअप। जैसे एक डॉक्टर आपको बीमारी की दवा देता है, वैसे ही योर मनी के जरिए हम आपको अपने सभी फाइनेंशियल गोल को पाने के लिए सही रास्ता दिखाते हैं, सही रोड मैप देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आइए देखते हैं क्या है खास इस शो में। कैंसर, डेंगू जैसी बीमारियों के लिए कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे सेहतमंद और समझे इनकी बारीकियां। म्यूचुअल फंड में लगाए पैसा या रिकरिंग डिपॉजिट में करे भरोसा, कहां बनेगा ज्यादा पैसा। कौन सा लार्ज कैप फंड आपको देगा मुनाफे की गारंटी। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं HDFC लाइफ की कैंसर केयर पॉलिसी के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं संजय त्रिपाठी, जो कि HDFC लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं एटिका वेल्थ मैनेजमेंट के निखिल कोठारी। आप दोनों का ही शो पे स्वागत है। सबसे पहले संजय, आपसे मैं जानना चाहूंगी पॉलिसी के खास फीचर्स के बारे में कुछ बताइए। देखिए, कैंसर हम लोग जब प्रोडक्ट लॉन्च किया कैंसर के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं था। सो इंडिया में हर साल 1 मिलियन फ्रेश केसेस डिटेक्ट होता है। आप अगर ये सोचेंगे एक कैंसर ट्रीटमेंट 5 से 10 साल तक चलता है, सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर मोर देन 5 मिलियन कैंसर पेशेंट्स आर देयर इन इंडिया। सो हम लोग ये पॉलिसी, जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है बहुत बढ़ गया है। अभी अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो इट इज एनीथिंग बिटवीन 3 लाख टू 25 लाख। सो हमारा रिसर्च में हम व्हेन वी आर डूइंग द रिसर्च वी फाउंड आउट द एंटायर फैमिलीज फाइनेंशियल सेविंग गेट्स वाइप्ड आउट ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट। बिल्कुल। सो जो कि हमारी जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है, जो कि 5 लाख या 10 लाख, उसमें कवर कुछ कवर नहीं हो पाता। मोर इम्पोर्टेंटली आप अगर आप एग्जैक्टली व्हाट आप जो बोले, दो चीज है जिसमें आपको कुछ कवरेज मिल सकता है। एक है हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें खाली हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट मिलता है, और एक है क्रिटिकल इलनेस कवर जिसका पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, बट वो आपको खाली मेजर स्टेजेस में पैसा मिलेगा। एंड कोई भी जो बोथ हेल्थ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस का कवर 3 लाख मैक्सिमम 3 लाख या 5 लाख तक रहता है। जब कैंसर का ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, कॉस्ट 25 लाख तक जा सकता है। और कैंसर ट्रीटमेंट इज नथिंग अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन अलोन। आपको केमो करना पड़ेगा, आपको रेडिएशन करना पड़ेगा, आपको रेगुलर विजिट करना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आपका जो डिफरेंट हॉस्पिटल से ओपिनियन, डॉक्टर से ओपिनियन लेना पड़ेगा। आप अगर ये सब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मिलाएंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से कोई कवर नहीं था। तो हम लोग जो कैंसर केयर लेके आए, आप जो मेन फीचर्स है इसमें, आपको जो खरीदने के टाइम में आपको खाली 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट मेडिकल क्वेश्चन है, कोई मेडिकल टेस्ट का जरूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर नो है तो आपको पॉलिसी इमीडिएटली इशू हो जाएगा। इट इज वेरी इजी टू बाय। सो यू बेसिकली टेक सम 3 मिनट्स टू बाय इन आवर वेबसाइट। और हम सभी हमारा सेल्स फोर्स को एक मोबाइल पॉस दिया है, तो जो मोबाइल ऐप है तो उसमें वो लोग 8 क्वेश्चन पूछ के आपको पॉलिसी भेज सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू बाय। तो मतलब ये कैंसर के सभी स्टेजेस को कवर करती है ये पॉलिसी? हाँ, तो इसमें क्या है, हम लोग लमसम देते हैं। बेसिकली 2 स्टेजेस में हम लोग पैसा देते हैं, एक अर्ली स्टेज डिटेक्शन और मेजर स्टेज डिटेक्शन। अगर आपका अर्ली स्टेज डिटेक्शन है, आपका अगर कवर 10 लाख या 20 लाख, अगर आपका 20 लाख का कवर है तो 25% पैसा मिलता है। अगर मेजर स्टेज डिटेक्शन है तो आपको एंटायर 100% पैसा मिलता है। अगर आपको ऑलरेडी अर्ली स्टेज डिटेक्शन के लिए 25% आपको मिल चुका है तो मेजर स्टेज में आपको और 75% मिलता है। तो इसमें खाली इंसिडेंस में पैसा मिलता है, हमको कोई मेडिकल बिल वगैरह किसी का जरूरत नहीं है। आपको अगर डॉक्टर्स का रिपोर्ट भेजने के बाद आपको इस हिसाब से डायरेक्टली स्ट्रेट अवे आपको लमसम मनी मिल सकता है। सो उसमें क्या होता है, आप पूरा ट्रीटमेंट में फोकस कर सकते हो। जो कैंसर पेशेंट का और एक मेजर प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, आपके पास अगर फाइनेंशियली आपका कंडीशन अच्छा नहीं है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ नहीं रहता फाइट करने के लिए डिजीज के साथ। साथ ही इस पॉलिसी में एक खास फीचर है कि सम अश्योर्ड इन्फ्लेशन के मुताबिक 10% बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ मुझे आपसे ये समझना है कि सम अश्योर्ड भी क्या कैप्ड है? हाँ, सो सम एश्योर्ड जो है हमारा 3 ऑप्शन है प्लान का। एक सिल्वर ऑप्शन है, एक गोल्ड ऑप्शन है, एक प्लेटिनम ऑप्शन है। सिल्वर ऑप्शन बेस प्लान है जिसमें आपको जो अर्ली स्टेज में 25% और मेजर स्टेज में 100% मिलेगा। जो अगर आपने गोल्ड ऑप्शन लिया है, हर साल नॉन क्लेम ईयर के लिए वो 10% आपका सम एश्योर्ड बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 लाख का कवर लिया है, 10 साल तक आपने कोई क्लेम नहीं किया है, तो आपका जो 20 लाख का कवर तब तक 40 लाख का हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से वो बढ़ता रहेगा। अगर प्लेटिनम ऑप्शन लिया है, वो इन्फ्लेशन का कवर जो इंडेक्सेशन के साथ, और एक फीचर भी वहां पे पॉसिबल है, अगर आपका मेजर स्टेज डिटेक्शन होता है तो आपका फैमिली को 1% ऑफ द सम एश्योर्ड
आपको हर महीना मिलता जाएगा 5 साल तक, चाहे आपका डेथ हो ना हो। तो इसमें क्या होता है, आपको इनकम बेनिफिट मिल जाता है। तो आपको जैसे आपका मान लो 40 लाख का, आप अगर 20 लाख का कवर लिया, 10 साल तक आपने कोई क्लेम नहीं किया, 10 साल के बाद आपका मेजर स्टेज डिटेक्शन हुआ इन प्लैटिनम कवर में, आपको वो 40 लाख का कवर का हिसाब से आपको 1% 40,000 रुपया हर महीना आपको फैमिली को मिलता रहेगा। अच्छा। इनकम बेनिफिट की तरह। बिल्कुल। साथ ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने के बाद अगर कोई ये पॉलिसी लेता है तो क्या उसे पॉलिसी दी जाएगी? नो, इनको जैसे हमारा इसीलिए वो 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन में एक्सक्लूजन ये है कि अगर ऑलरेडी आप एक स्मोकर हो, ऑलरेडी आपका कैंसर है, तो आपको पॉलिसी नहीं मिलेगा। तो हम ये बेसिकली देखो, कैंसर एक रैंडम डिजीज है। कैंसर मतलब अगर 95% जो डॉक्टर का जो रिपोर्ट है 95% ये रैंडम बीमारी है, आप कोई टेस्ट करके आपको पता नहीं चलेगा, तो वही पॉपुलेशन के लिए प्रोडक्ट है। नो क्लेम बोनस भी क्या इसमें दिया जाता है जैसे दूसरी पॉलिसीज? देयर इज नो क्लेम बोनस वगैरह कुछ नहीं है। तो आपका जो प्रीमियम है, प्रीमियम हम लोग बहुत कम रखा है। तो आप अगर 20 लाख का एक कवर लेंगे, अगर 25 साल का है, तो एक 25 साल का मेल का 20 years कवर फॉर 20 lakhs सम एश्योर्ड इज लेस देन 1,000 rupees। सो इट इज, एंड फॉर 35 year मेल इट इज अराउंड 1,800 rupees। सो प्रीमियम बहुत ही कम रखा है ताकि सब लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, एंड पेनिट्रेशन ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। निखिल से अब मैं जुड़ना चाहूंगी। निखिल, आपका टेक क्या है इस तरह की पॉलिसी पर? पहली बार हम देख रहे हैं कि खासतौर से कैंसर के लिए एक पॉलिसी निकाली गई है। जहां तक हम सब जानते हैं क्रिटिकल इलनेसेस पॉलिसीज आपको लेनी तो चाहिए, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कैंसर के लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्शन का दायरा नहीं होता है, अगर मैं केवल क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज पर ही फोकस करना चाहूं। HDFC की कैंसर केयर पॉलिसी आपको कैसे लगती है? HDFC की जो कैंसर केयर पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी है, बट मैं ये कहूँगा कि आप केवल एक कैंसर के लिए एक पॉलिसी नहीं ले सकते। आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए वो कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। जैसे इन्होंने ये कहा कि कैंसर एक रैंडम डिजीज़ है, तो आप ये कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते केवल आपको कैंसर होने वाला है। आज के दिन पे हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, लंग्स का या फिर किडनी फेलियर, ये सब भी बहुत कॉमन डिजीज़ है। तो मैं ये कहूँगा कि स्पेसिफिक कैंसर का पॉलिसी नहीं लेके एक इंसान को क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको 20 से 30 डिजीज़ को कवर करती है, और इन पॉलिसी की खासियत यह है कि जैसे ही आपको डायग्नोस हुआ है, कंपनी आपको लमसम पेमेंट देती है, चाहे आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ या मत जाओ। उस पर आपका सर्वाइवल पीरियड होता है 0 to 60 days to 180 days। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका हेरिडिटी ये है कि आपके घर में किसी को कैंसर हुआ और आपको खाली कैंसर के लिए डर है कि मेरे को कैंसर हो सकता है, इसलिए मेरे को पॉलिसी लेनी है, तो ये सही है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 1 in 3 people of India will suffer a cancer, बट मैं ये भी कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ ओनली टेकिंग कैंसर पॉलिसी, यू शुड गो विथ क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विच कवर्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ थिंग विच कवर लॉट ऑफ डिजीजेस। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मिलेगा। और उसके अलावा हर इंसान को, मैं हर क्लाइंट को ये कहूँगा कि अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को एक बड़ा कवर ले। बहुत लोग हम ये सोचते हैं, हम जब भी किसी से मिलते हैं वो कहते हैं मेरा 4 लाख का पॉलिसी है, 5 लाख का पॉलिसी है। वो हम ये सोचते हैं कि आज के दिन पे 4 या 5 लाख काफ़ी होगा, पर हेल्थ इंश्योरेंस जो आप लेते हो आप लंबे समय के लिए लेते हो, आप आज से 10 से 15 साल के बाद लेते हो। जो ट्रीटमेंट आज 4 लाख लग रहा है वो आज से 10 साल बाद उसी ट्रीटमेंट का दाम 15 लाख से 18 लाख रुपए होगा। बिल्कुल, इसीलिए निखिल, क्या समझदारी इसमें नहीं होगी कि आपके पास क्रिटिकल इलनेस का भी कवर हो, और साथ ही क्योंकि HDFC लाइफ का जो ये कैंसर केयर की जो पॉलिसी है, इसमें काफी तरह के फीचर्स दिए गए हैं, खासतौर से जैसे कि हमने चर्चा भी की है कि सम एश्योर्ड में आपको, अगर आप कोई दूसरा प्लान लेते हैं तो सम एश्योर्ड में आपको इन्फ्लेशन या इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा, साथ ही कोई लमसम अमाउंट आपको तुरंत दे दिया जाएगा जब डिटेक्शन होता है। तो इस तरह के फीचर्स अगर आप ओवर एंड अबव क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के ले, तो क्या ये समझदारी नहीं होगी? आप ये कह सकते हो कि हाँ, अगर मेरा ऑलरेडी क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके बाद मेरे को कैंसर के लिए स्पेसिफिक लेना है तो आप ले सकते हो, ये ऑप्शनल है। बट हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा एक क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी मैं मैंडेटरी बोलूंगा, और ये पॉलिसी आप एड ऑन ले सकते हो अपनी पॉलिसी में। चलिए, यहाँ पर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये पॉलिसी ऑनलाइन भी मिलती है? ये पॉलिसी ऑनलाइन उपलब्ध है। जैसे मैं बताया, आपको खाली 8 क्वेश्चन का आंसर देना है। आप 3 से 4 मिनट के अंदर ये पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के साथ साथ आप चाहें तो HDFC लाइफ कैंसर केयर पॉलिसी भी अलग से ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आके अपनी पॉलिसी के बारे में बात करने के लिए संजय। थैंक यू। और फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे अपोलो म्यूनिक की डेंगू पॉलिसी के बारे में। बने
वेलकम बैक। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं दूसरी पॉलिसी के बारे में, जो कि अपोलो म्यूनिक की डेंगू पॉलिसी है। निखिल कोठारी हमारे साथ, हमारे आज के मेहमान जुड़े हुए हैं। निखिल, जैसे कि हमने पहले सेगमेंट में भी चर्चा की है, अलग से इस तरह की पॉलिसी लेने में कितनी समझदारी है, मैं समझना चाहूंगी आपसे। जैसे कि आपने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस तो सबके पास होना बहुत जरूरी, साथ ही क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज भी हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन अपोलो म्यूनिक की जो डेंगू पॉलिसी है ये आपको सालाना 444 रुपए के प्रीमियम पर दी जा रही है, जिसमें आपके सारे ओपीडी चार्जेस और ट्रीटमेंट से पहले जो भी इन्वेस्टिगेशंस की करते हैं जो उसके खर्चे भी कवर्ड हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये पॉलिसी कैसे लगती है? ये एक बहुत ही यूनिक पॉलिसी है कि जो डेंगू को कवर करती है, और स्पेसिफिकली उन्होंने ये इस टाइम लॉन्च किया है जब मानसून सीजन में डेंगू का काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो एज ए पॉलिसी अच्छी है, पर अगर आपके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको स्पेसिफिक डेंगू के लिए पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर आप डेंगू के कारण भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसको कवर करती है। और ये हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक फीचर होता है कि 30 दिन पहले की और 60 दिन बाद की, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद की जो भी खर्चे हैं वो आप रीइंबर्स करवा सकते हो अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से। तो जो आपने जो बेनिफिट्स कहे कि आपके जो खर्चे हैं, चार्जेस है, और फिर आपके डेंगू में जो भी खर्चे हुए हैं, जो डेंगू पॉलिसी देती है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी देती है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा हर इंसान के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो मैंडेटरी है। यह पॉलिसी आप एड ऑन देख सकते हो अगर आपकी पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसका समाव आप सम एश्योर्ड नहीं बढ़ा पा रहे हो कोई भी कारण के कारण, और फिर आपको लगता है कि मैं डेंगू का अगर कोई इलाज होता है तो उसको मैं ये पॉलिसी, अपनी जो बेस पॉलिसी है हेल्थ इंश्योरेंस, उसको यूज नहीं करना चाहता, तो आप ये डेंगू पॉलिसी ले सकते हो, क्योंकि इसमें कोई मेडिकल नहीं है कुछ, और सिंपल क्वेश्चनर है, और ये आपको पॉलिसी इमीडिएटली मिल जाएगी। और कोई भी एज ब्रैकेट हो, आप चाहे 0 ईयर्स के हो या फिर आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, ये पॉलिसी हर किसी को मिल सकती है। निखिल, जैसे कि हम ट्रेंड देख रहे हैं कि इलनेस स्पेसिफिक पॉलिसीज का ट्रेंड अब बढ़ता ही जा रहा है। हमने आज 2 पॉलिसी डिस्कस की हमारे शो पे। ऐसे में अगर हम अलग अलग इलनेसेस को लेके पॉलिसीज लेते रहेंगे तो उसके बाद हमारा इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो कितना भारी हो जाएगा। हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगा, क्रिटिकल इलनेस का होगा, साथ में इस तरह की स्पेसिफिक इलनेसेस की भी पॉलिसीज हमारे पास हो जाएंगी। तो कैसे हम बैलेंस आउट करें हमारे इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को? कैसे मालूम पड़े कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं? ये टू बी वेरी फ्रैंक ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप हर स्पेसिफिक पॉलिसीज लो, क्योंकि ऐसा क्या होगा कि आपका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इतनी पॉलिसी को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं ओवरऑल इंश्योरेंस की बात करूं तो इंसान के पास एक सबसे पहले एक टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए जो उसकी लाइफ के लिए है, और जनरल इंश्योरेंस में उसके लिए एक उसकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जो काफ़ी बड़ा कवर होना चाहिए। उसके पास क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए जो उसको लमसम पेमेंट दे दे अगर कोई क्रिटिकल बीमारी हो, और उसके अलावा एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होनी चाहिए कि उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको एक लमसम, और टेम्पररी और परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उसको एक लमसम पैसा मिल जाए। तो ये 3-4 जो मेन पॉलिसी है वही हर इंसान के पास होनी चाहिए। ये जो एड ऑन पॉलिसी है, डेंगू हो गए या फिर आप कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर पॉलिसी हो गई, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक क्लाइंट अगर उसको लगता है कि ही इज प्रोन टू देन ही कैन टेक दिस पॉलिसी। अदरवाइज आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट है तो आपको ये सब एड ऑन पॉलिसी लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्लियरली यहाँ पर अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की ही बात करूं, अगर हमें अपना कवर फॉर एग्जांपल अगर 3 लाख है या उसको हम बढ़ाकर 5 लाख तक कर लेते हैं, इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी के बारे में मैं पूछ रही हूं आपसे। मेडिकल के खर्चे तो लगातार बढ़ते ही जाते हैं, ऐसे में अगर मुझे अपना कवर बढ़ाना हो तो क्या मैं अपना कवर बढ़ाऊं या मैं उसके ऊपर टॉपअप्स ले लूं? ओके, तो 2 चीज होती है, एक तो आप अपना कवर बढ़ा सकते हो, एक टॉपअप पॉलिसी ले सकते हो। तो सबसे पहले तो बोलूंगा कि आपका जो बेस कवर है वो एक सफिशिएंट होना चाहिए। तो आपका जो बेस कवर है वो आज के हालात देख के मैं बोलूं तो 10 लाख का बेस कवर होना चाहिए। उसके बाद आप टॉपअप ले सकते हो, क्योंकि टॉपअप में क्या होता है, टॉपअप आपको तभी पॉलिसी पैसा देगा जब एक मिनिमम बेस कवर आपका है, उस पर डिडक्टेबल होते हैं, 3 लाख का डिडक्टेबल, 5 लाख का डिडक्टेबल, 8 लाख का डिडक्टेबल। तो जब अगर आप 8 लाख का डिडक्टेबल वाली पॉलिसी ले रहे हो तो अप टू 8 लाख जो भी आपका खर्चा होगा वो आपको अपने आप से देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एप्लीकेबल होती है।
आपके अगर बेस काफी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके ऊपर आप टॉपअप ले सकते हो अगर आपको एडिशनल कवर चाहिए, क्योंकि टॉपअप पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो बहुत कम होता है। पर आपका जो इंडिविजुअल हेल्थ का बेस पॉलिसी है वो एक सफिशिएंट कवर का होना चाहिए, और उसमें मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप फैमिली फ्लोटर ले लो, क्योंकि नॉर्मली हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बीमार नहीं पड़ते, कोई एक जन बीमार पड़ता है, तो फैमिली फ्लोटर कंपैरेटिवली चीपर प्रीमियम होता है और आप बड़ा कवर ले सकते हो। क्लियरली, तो यहाँ पे तमाम इंश्योरेंस के मुद्दों पर हमने बात कर ली है। आपके पास एक बेसिक इंश्योरेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है। इसमें आपका टर्म प्लान आपके पास होना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए, और उसके आगे क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज भी आपको लेनी चाहिए। आज हमने 2 स्पेसिफिक पॉलिसीज के बारे में चर्चा की है, लेकिन ये ओवर एंड अबव आपकी बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर आती है। फिलहाल योर मनी में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज टिप्स की। जिंदगी में किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए कंटिजेंसी फंड बनाना बेहद जरूरी है। इस फंड में कम से कम 6 से 8 महीने की सैलरी जमा होनी चाहिए। आप लिक्विड फंड या फिर HD भी करा सकते हैं इस पूंजी को जमा करने के लिए। निवेश से जुड़ी तमाम बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। जब हाथ में पैसे हों तो आपको संयम से काम लेना चाहिए और सोच समझ कर इन्हें खर्च करना चाहिए। प्योर मनी में अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, और हमारे पहले दर्शक देहरादून से राहुल जुड़ रहे हैं। नमस्कार राहुल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताएं अपने बारे में कुछ, आप क्या करते हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैम, बेसिकली मैम अभी मैं 29 ईयर्स ओल्ड हूँ और अभी मैं रुद्रपुर में एक जॉब कर रहा हूँ ऑटोमोबाइल कंपनी में। अच्छा, बताइए। मैंने 2015 जनवरी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया है मैंने। अच्छा। और मेरे पास अभी HDFC मिड कैप और HDFC इक्विटी फंड है। मेरे पास अभी 2,000 रुपीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे। और मेरे पास RD है मैम 7,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। ओके। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं RDs को अपनी कंटिन्यू करूँ या फिर अपना बाकी जो अमाउंट है उसे म्यूचुअल फंड में डालूं। ये सवाल। राहुल, जो फंड आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, ये आपने खुद रिसर्च की है? नहीं मैम, मैं कोई कंपनी में था तो उसने सजेस्ट किए थे मुझे, तो मैं एक्चुअली एक्सपर्ट की एडवाइस देना चाह रहा था कि थोड़ा। और आपकी इन्वेस्टमेंट किस गोल के लिए कर रहे हैं? मैक्सिमम अभी तो कुछ ऐसा गोल सेटअप नहीं किया ना, अभी तो स्टार्टिंग ही किया है म्यूचुअल फंड में तो। अच्छा, ठीक है, चलिए आपको हम निवेश की सही रणनीति बताते हैं। निखिल 29 इयर्स के हैं राहुल, और काफी यंग है और शुरुआत भी कर ली है। इन्होंने 2 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, हालांकि खुद कुछ रिसर्च नहीं की है। RD में जो पैसे लगाते हैं, पूछ रहे हैं कि उसे कंटिन्यू करें या ना करें। क्या सलाह होगी आपकी कि RD के पैसों को भी ये म्यूचुअल फंड्स में डाल दें तो बेहतर होगा? सबसे पहले तो मैं राहुल को ये कहूंगा कि जब भी आप निवेश करते हो तो एक गोल होना चाहिए आपके दिमाग कि आपको ये पैसे 5 साल बाद चाहिए, 7 साल बाद चाहिए, या आपको किस लक्ष्य के लिए गोल चाहिए। उससे क्या होता है, आपको डिसिप्लिन आता है और आपका एक फोकस और कंसंट्रेशन रहता है कि ये पैसे मैं इसको अभी यूज नहीं करूंगा और उसको इस गोल के लिए निवेश करते रहूंगा। जो आपने स्पेसिफिकली कहा है कि जो आप RD कर रहे हो, जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट जो होते हैं, ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर आपको वेल्थ प्रिजर्व करना है। और अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो RD इज नॉट ए वे टू वेल्थ क्रिएट वेल्थ, बिकॉज जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो खाली आपको 8 से 8.5% रिटर्न देती है। उस पर आप टैक्स देते हो, तो आपके हाथ में जो इफेक्टिव जो रिटर्न आता है वो केवल 7% है, और आज के दिन महंगाई 8% है, तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है बल्कि कम हो रहा है महंगाई के कारण। तो मैं ये कहूंगा कि RD इज अ गुड ऑप्शन अगर आपको खाली प्रिजर्व करना है, बट आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है और आप यंग हो, अभी आपका टाइम है कि आप पैसे को ग्रो करें, आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो मैं ये कहूंगा कि आपको इस पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो अगर आपके पास 5 से 7 साल का व्यू है तो, क्योंकि ये पैसा आपका अच्छी तरह बढ़ेगा और आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा। जो आपने स्पेसिफिकली फंड कहे हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये एक मिड कैप फंड है और अच्छा फंड है। इसने लास्ट 5 साल में 21% सालाना रिटर्न दिया है, तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए। आपका जो HDFC इक्विटी फंड है वो एक लार्ज कैप बायस और मल्टी कैप टाइप फंड है। ये अपने कैटेगरी को थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, इसमें आप बने रह सकते हैं, या इसको आप स्विच करके बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। और जो आपका रिकरिंग डिपॉजिट का जो पैसा है जो आप हर महीना बचा रहे हो, उसको मैं ये कहूंगा कि आप SIP के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, क्योंकि आपको ये 5 से 7 साल में 12 से 14% सालाना रिटर्न दे सकता है और ये टैक्स फ्री भी रहेगा। तो आप अपने एग्जिस्टिंग फंड में भी निवेश कर सकते हो, तो आप HDFC मिड कैप और बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में इसको SIP के जरिए निवेश कर सकते हो। चलिए राहुल, तो निवेश को आप जारी रखिए और कुछ बदलाव आपको यहाँ सुझाए जा रहे
रहे हैं जो आपको तुरंत अपनाना होगा। लेकिन साथ ही मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि अपने आर्थिक गोल या लक्ष्यों के बारे में सोचिए और उसके बाद फिर से अपना सवाल योर मनी को आप भेजिए, ताकि हम आपको एक सही निवेश की रणनीति बता पाए। किस फंड में आप पैसे लगाएं और कितने साल के लिए बने रहें, ये तो आपको कोई भी बता लेगा, लेकिन आपके गोल को अचीव करने का सही रास्ता क्या है, इसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। तो अपना सवाल आप चाहें तो फिर से भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल, आज शो पर आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, अपनी लोकेशन के साथ, मेरे ट्विटर आईडी @kavita.th या फिर हमारे ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com पर भेज सकते हैं।